अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 405 का लेसन नंबर 41 और आज इंशाल्लाह ताला मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। लेसन नंबर 45 तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। होप सो आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आई होंगी और आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया तो काइंडली कर दें। लेसन नंबर 41 है जी, ये आपके फाइनल टर्म रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे। तो मैं आपको सारे साथ साथ बता रही थी इसमें क्या क्या है। जो चीज़ मैंने लाइन कर रही होती हूँ ना, वो आपके तीनों फॉर्मेट पे चल रही होती है, यानी एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग वाइज। और मेरी गारंटी है कि आप लोग जब मेरी वीडियोस देख के प्रिपेयर करते हैं ना पेपर, तो आप फुल मार्क्स लेंगे। टॉपिक नंबर 242 है इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल वैल्यू। मोड, जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे, मोड, मीडियन, फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते हैं इनकी इंटरप्रिटेशन है क्या। मोड की अगर हम बात करते हैं तो हमने बात की थी कि मोड वो वैल्यू होती है जो कि बार बार डेटा के अंदर यूज़ की जाती है। इसका हमने ये भी कहा था कि ये वो वैल्यू होती है जो लाजिम नहीं होता कि एक ही हो, ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती है? मोड रिफ्लेक्ट करती है the ability of securing that figure. It means they are able to stand on the particular point. Other can also be viewed in this slide. ये हमें बेसिकली बताता है कि ये कितने नंबर कितनी बार रिपीट हुए, और एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी इसकी एवरेज हमें ये बता रहा होता है मोड। मीडियन क्या होता है जी? हमने बात की थी तो हमने कहा था कि मीडियन को हम सेंटर वैल्यू कहते हैं। ये हमें बताएगी कि सेंटर पोजीशन ऑफ द रिजल्ट क्या है। इसे हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ लेफ्ट पे है और क्या राइट पे हमारे पास थी। उसके दरमियान के नंबर को हम सेंटर वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है? फ्रीक्वेंसी जो होती है वो नंबर ऑफ टाइम्स ईच वैल्यू अक्कर, वो हमें बताती है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार अक्कर हुई। फॉर एग्जांपल, अगर हम 24 की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि वो 6 टाइम अक्कर हुई थी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 6। ये हमें वो वैल्यू बताती है या ये वो नंबर बताती है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। हम ये तो लिखते हैं कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, बट वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो चीज़ भी हम लिखते हैं एज अ फ्रिक्वेंसी। ये हमें पोजीशन ऑफ सम नंबर बताती है कि इतना ये नंबर था और ये बार बार रिपीट हो रहा था, तो इसका इतने नंबर पर ये बार बार रिपीट हुआ, तो इसकी पोजीशन ये थी। ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हमें बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन हेल्प करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन लेसन नंबर 40 में था और मैंने आपको सही डिटेल में बताया है। होप्स आपको समझ आया होगा। इसके बाद है जी रेंज क्या है। रेंज जो होती है, हमने बात की थी कि वो डिफरेंस बिटवीन लोएस्ट वैल्यू फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। ये दो वैल्यूज को माइनस करने से जो चीज़ आती है उसे हम रेंज कहते हैं। मीन क्या है? ये हमें एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बताती है। इससे हम एवरेज पोजीशन ऑफ ईच इंडिविजुअल को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसे प्रॉबल वैल्यू भी कहा जाता है। इससे हम दूसरों की प्रोबेबिलिटीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं, दूसरी वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटीज़ को। तो ये इंटरप्रेट कराता है जी हमें मोड मोड मीन सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? ये से हमें पता चलता है जी कि हर स्कोर किस तरह मुख्तलिफ है विद रेफरेंस टू मीन। याद रखें, ये इंटरप्रेट कराता है जी डिफरेंस ऑफ ईच स्कोर विद रेफरेंस टू मीन। इससे हम असेस कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ईच स्कोर। ये जो लेक्चर्स हैं ना आपके 37 से ऑनवर्ड के जो हैं, ये आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज वाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लिख लें कि आपका पेपर ज़्यादातर इन ही लेक्चर्स में से आता है। लेसन नंबर 42 है जी डिस्प्लेइंग द डेटा। अब डेटा को डिस्प्ले करना किस तरह किया जाता है? याद रखिए, टैली मार्क्स जो होते हैं उन्हें हम हैश मार्क्स कहते हैं और ये न्यूमेरिकल सिस्टम में शो किए जाते हैं। दे आर अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल यूज फॉर काउंटिंग। इसमें हम किस नंबर्स यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। ये जो प्रोसेस होता है डिस्प्लेइंग डेटा और टेलीमार्क्स वाला, ये जो होता है ये काउंटिंग में हेल्प करता है। इससे हमें पता चलता है कि कितने एरियाज इंक्लूड किए गए हैं असेसमेंट में और रिसर्च में। तो इससे हम यूँ कह सकते हैं कि वी शुड हैव अ सेट ऑफ डेटा विच कैन बी स्टोर्ड इन टेलीज। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लाइन्स। ये स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट करता है कि आपके एमसीक्यूज में आ सकता था।
टैली मार्क्स को क्या कहते हैं? हैश मार्क्स, और ये न्यूमेरिकल सिस्टम में भी यूज़ होते हैं। ये सारे आपके एमसीक्यूज थे। रिप्रेजेंटेशन, टॉपिक नंबर 249, रिप्रेजेंटेशन। जब हमें पता चला कि ये लाइंस में डोनेट होता है, तो ये जो लाइंस यूज़ की जाती हैं ना स्टोर करने के लिए डेटा को, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम देखते हैं कि टैलिस को डू नॉट कैरी नंबर बट सर्व एज अ नंबर ऑफ फॉर काउंटिंग। वी कैन सी दैट जो टैलिस होते हैं वो कैरी नंबर तो नहीं होते, बट हम उसे नंबर ऑफ फॉर काउंटिंग यूज़ करते हैं। इसके बाद है जी टॉपिक नंबर 250, टेबल। ये एक आसान तरीका है डिस्प्ले करने का डेटा। याद रखिए टेबल जो होता है वो सिंपलेस्ट स्टाइल है फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इज या फॉर डिस्प्लेइंग डेटा। अगर प्रॉपर इसे देख लेते हैं हैंड आउट के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि द सिंपलेस्ट स्टाइल फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इज टेबल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं जी टेबल की। दिस वे टेबल हेल्प अस अ लॉट फॉर सिंपल ऑफ डिफ़िकल्ट एरियाज, फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट एरियाज। यानी कि टेबल्स जो होते हैं वो बहुत बहुत तरीके से दिखाए जा सकते हैं और ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ग्राफ, ग्राफ अ डायग्राम शोइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज। वो डायग्राम जो कि शो करती है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज टिपिकली ऑफ टू वेरिएबल्स। बेसिकली ये दो वेरिएबल्स पे काम करती है। इसमें हमें पता चलता है कि क्या रिलेशन है दो वेरिएबल्स की क्वांटिटी का एक दूसरे के साथ। ईच मेजर्ड अलोंग वन ऑफ अ पेयर ऑफ एक्सिस एट राइट एंगल। हर चीज़ को मेजर या हर वैल्यू को मेजर किया जाता है पेयर ऑफ एक्सिस एट राइट एंगल के साथ। सम प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स थे जी यहाँ पर डिस्प्लेइंग डेटा के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ये जिन्हें हमें दिमाग में रखना चाहिए। एक रिलेशनशिप जो होता है वो ट्राई करता है टू शो अ कनेक्शन और को रिलेशन। रिलेशनशिप है क्या? देखिए वो कनेक्शन शो करता है ना, या को रिलेशन के बारे में बात करता है, तो हम कहेंगे कि रिलेशनशिप जो होता है वो अ रिलेशनशिप ट्राइज टू शो अ कनेक्शन और को रिलेशन। ऑन द अदर हैंड कंपैरिजन क्या है? कंपैरिजन जो होता है वो सेट ट्राइज टू सेट वन सेट ऑफ वेरिएबल अपार्ट फ्रॉम अनदर। यानी कि वो दो वेरिएबल्स को एक दूसरे से डिफरेंस बताता है, कंपेयर करता है एक दूसरे के साथ, तो वो कंपैरिजन होता है। कंपोजिशन क्या है? ये कलेक्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि आप हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो आप कंपोजिशन दे रहे होते हैं उसकी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड और अनरिलेटेड चीज़ों को एक लेआउट बना देना कहलाता है जी डिस्ट्रीब्यूशन। सॉर्टिंग और रीग्रुपिंग डेटा क्या होते हैं? या यूं कह ले कि हम कहेंगे कि डेटा शो करने के लिए आपके पास डिस्प्ले डेटा करने के लिए आप सॉर्ट करें और रीग्रुप करें डेटा को। ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू इंडिकेटर एज अ परसेंटेज, रेट्स और रेशो। ये आप डेटा को करने के लिए था, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। हम इससे आगे चलते हैं। लेसन नंबर 43 है जी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ये आपके लॉन्ग में बहुत ज़्यादा आता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर एंड डिस्कस। टाइप्स ऑफ ग्राफ है जी लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, डॉट ग्राफ, हिस्टोग्राम, और ये सारा कुछ हम देखते जाएंगे साथ साथ। पहले देखते हैं लाइन ग्राफ होता क्या है, या इसमें होता क्या है। कंपेयरिंग वेरियस सेट ऑफ डेटा कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बट लाइन ग्राफ मेक इट ईजी। यानी कहा ये क्या था कि देखिए मुख्तलिफ सेट ऑफ डेटा को कंपेयर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट विद हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ हम इसे आसानी से कर सकते हैं। द प्लॉटेड पीक और डिप ऑन द ग्रिड अलाउ यू टू मॉनिटर एंड कंपेयर इम्प्रूवमेंट एंड डिक्लाइन। जो कि अगर हम देखते हैं ना लाइन ग्राफ में जो पीक पे हमारे पास वैल्यू होती है या लास्ट में जो वैल्यू होती है वो हमें बताती है कि किस तरह इम्प्रूवमेंट हो रही है। और अगर आपकी एक वैल्यू है वो हाईएस्ट लेवल पे जा रही है तो उसका मतलब है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है लाइन, तो स्ट्रेट यूँ कर लें कि ये लाइन आपके एक जा रही है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे आके आप इम्प्रूव कर रहे हैं। बट अगर यही वैल्यू सडन एकदम से नीचे आ जाती है, तो आप कहेंगे कि ये जो पोजीशन है या ये मार्क्स हैं या बच्चा है ये डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो ग्राफ हम जो यूज़ किए जाते हैं वो साइंटिस्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं और स्टूडेंट भी करते हैं। इसके बाद है जी बार ग्राफ। लाइन ग्राफ जो होता है वो सारा हमने कर दिया। अब बार ग्राफ क्या होता है?
बार ग्राफ जो होता है वो कंपेयर करता है डेटा को इन अ सिंपल फॉर्मेट consisting of rectangular bars. मोस्टली बार्स को यूज करके एक सिंपल फॉर्मेट में डेटा को कंपेयर करने को हम बार ग्राफ कहते हैं. With a few varieties to choose from, settling on the right bar graph might be confusing. Should you go with horizontal, vertical, double or group bar graph? कहा ये क्या कि देखें, अगर हम किसी भी वैरायटी की बात कर रहे हैं, किसी भी सेट ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं, तो उससे अगर हम राइट बार ग्राफ में सेट कर दें या उसके अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना. तो आप वैल्यू को हॉरिजेंटल दे सकते हैं, वर्टिकल भी दे सकते हैं, डबल भी बता सकते हैं, तो आपके लिए ईजी होगा कि आपको पता चलेगा कि ओके ये वैल्यू हमने हॉरिजेंटल रखी तो इसका ये मतलब था, और ये जो वैल्यू थी वर्टिकल में इसका ये पोजीशन आई या इसके ये मतलब निकला. टॉपिक नंबर 256 है जी हिस्टोग्राम. अब हिस्टोग्राम क्या है? ये बार ग्राफ के सिमिलर होता है, एक जैसा ही होता है. इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की. तो ये हमें एस्टिमेट कराता है कि हकीकत में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, वो भी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की. इसके बाद है जी डॉट ग्राफ 257. जो डॉट प्लॉट है ना, अगर हम बात करते हैं डॉट ग्राफ की तो हम कहेंगे कि 2 डायमेंशनल ग्राफिकल डिस्प्ले के लिए ज़रूरी है कि डॉट प्लॉट होना चाहिए. एक में अगर हम डॉट प्लॉट का अगर हम बात करते हैं कि उसे हम 2 डायमेंशनल ग्राफिकल डिस्प्ले दे रहे हैं, तो एक एक्सिस ऐसा होगा जिसमें डॉट प्लॉट यूज़ किया जाएगा, उसे हॉरिजेंटल हम रखेंगे, और स्केल जो होगा वो उसे कवर करेगा. अब किस चीज़ को वो कवर करेगा? वो रेंज ऑफ quantitative value to be plotted. जो अदर एक्सिस होता है ना वो वर्टिकल होता है. डॉट ग्राफ बेसिकली 2 डायमेंशन होता है जी जियोग्राफिकल डिस्प्ले, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल. अब हॉरिजेंटल वो क्या बताएगा, क्या कवर करेगा? वो रेंज ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यू. और जो वर्टिकल होता है वो डिस्क्रिप्टिव लेबल फॉर द डेटा शोन देयर वो यूज करता है. इसके बाद है जी टॉपिक 258 बॉक्स ग्राफ. A box or whisker plot is a diagram showing statistical distribution of a data set. This plot makes easy to see how the data is distributed along a line. It shows 5 number summaries. बेसिकली ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें बॉक्स या whisker प्लॉट यूज किए जाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि एक डेटा की किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया था या स्टैटिस्टिकल डेटा को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया. इसमें आसानी हो जाती है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलोंग विद नंबर्स. 5 तरीके होते हैं जी इनके इसे शो करने के. जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है ना ऑब्जर्वेशन, वो सिंपल मिनिमम में लिखा जाता है. फिर लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 देते हैं, फिर मीडियन को हम Q2 का लेबल दे देते हैं, अपर को क्वार्टाइल या Q3 कह देते हैं, और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को सैंपल मैक्सिमम कह देते हैं. स्मॉलेस्ट को हम क्या कहते हैं? सैंपल मिनिमम. तो लोअर को हम कहेंगे Q1, मीडियम को हम कहेंगे Q2, अपर को कहेंगे Q3, एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को हम सैंपल मैक्सिमम कह देते हैं. इसके बाद ये है पाई ग्राफ. ये सिंपल आसान बन जाता है, आसानी से समझ आ जाता है. एक पाई चार्ट होता है जो काफ़ी पॉपुलर है डेटा कंपैरिजन के अंदर. इसमें एक सर्कल होता है जो कि मुख्तलिफ पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है. इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल डेटा की जाती हैं और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. इसे बेसिकली अगर हम बात करते हैं सर्कल्स को डिवाइड कर देना इनटू सेगमेंट और कैटेगरीज, इसे पाई ग्राफ कहा जाता है. प्रॉपर देख लेते हैं जी. Simple to make and simple to understand. A pie chart is popular from a form of a data comparison consisting of circle that is splitting into parts. They are used to represent categorical data and value of variable. There are basically circle that are divided into segment or categories. अब परसेंटेज जो होती है ना वो कंपेयर करती हैं सेगमेंट को. अगर हम होल बीइंग इक्वल की बात करते हैं तो हम कहेंगे 100%. तो ये हमारे पास पाई ग्राफ में आ जाता है. इसके बाद है जी डेवलपिंग अ टेस्ट. अब टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो सारे हम देखते हैं. अभी आपका लेक्चर चल रहा है जी 43. तो टेस्ट ब्लूप्रिंट.
द टेस्ट ब्लूप्रिंट जो होता है वो टेस्ट स्पेसिफिकेशन के मतलब यूं कह ले कि टेस्ट ब्लूप्रिंट को हम कहेंगे कि ये एक हिस्सा है टेस्ट का। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव को, स्किल्स को, और जिन्हें हम ये वो स्किल्स होती हैं जिन्हें हम टेस्ट कर रहे होते हैं, और फिर हम उसके रिलेटिव वेट को टेस्ट के जो जिन स्किल्स पे हमने टेस्ट किया होता है उनके हम वेट्स लेते हैं और उन पे भी सारा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। फिर जो स्टेटमेंट होती है प्रोसीड कराई जाती है वो डेवलपमेंट इन द टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। अब जो प्रॉपर देखें तो हम कहेंगे कि द टेस्ट ब्लूप्रिंट, या इसे हम टेस्ट स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव एज स्किल। ये आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्टिव और स्किल्स को जो कि टेस्ट की जा रही होती हैं, to be tested and the relative weight on the test given to each. This statement necessarily precedes any development of the test. These specifications provide a blueprint for test construction. In absence of such a blueprint, test development can potentially proceed with little clear direction. तो ये था जी टेस्ट ब्लूप्रिंट का, इसमें इतना समझाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो लेसन नंबर 44 है जी टॉपिक 261 आइटम डेवलपमेंट। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दिया करें ताकि आपके आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और सब्सक्राइब तो मस्त किया करें और स्किप मत किया करें वीडियो को। देखें फिर मैं कोई फजूल चीज़ नहीं कर रही होती, आपको प्रॉपर आपके ही हैंड आउट से बता रही होती हूँ जो पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो आगे पीछे से कुछ चीज़ नहीं लाई जाती इसमें, तो ये टू द पॉइंट बात होती है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। टॉपिक 261 है जी आइटम डेवलपमेंट। अब देखें आपके ये लेक्चर ख़त्म होने वाले हैं। ये हैंड आउट मतलब यूं समझ लें इस दुनिया एजुकेशन 405 की दुनिया को आज हम खैराबाद कहने वाले हैं। हर चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको बता दी हाईलाइट करके। मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, हर चीज़ क्लियर होगी। आइटम डेवलपमेंट में हम देखते हैं जी द टर्म आइटम इज यूज्ड एज अ shortened for the question on the test. Item development can proceed only when a clearly agreed upon set of objective is available. It is advised that an item should measure only a single objective. Each objective, however, should be measured by one or several items. आइटम डेवलपमेंट में हम जब देखते हैं आइटम है क्या, किसी भी क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा जिस पे टेस्ट किए जा रहे होते हैं उसे आइटम कहा जाता है। आइटम डेवलपमेंट जो होती है वो क्लियरली एक ऐसा चीज़ है जिसे हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्टिव का एक टेस्ट किया हुआ, एक तस्दीक किया हुआ एक छोटा सा हिस्सा। तो ये एडवाइस करता है आइटम। अगर हम बात करते हैं ना कि आइटम को किस तरह मुहैया किया गया था, तो एज ए सिंगल ऑब्जेक्टिव उसे लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है, हर ऑब्जेक्टिव के लिए हम मुहैया करेंगे एक या एक से ज़्यादा आइटम को। अब ये टेस्ट स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है। आइटम फॉर्मेट क्या होते हैं जी, ये वो फॉर्मेट होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एक ब्लूप्रिंट टेस्ट को करने के लिए। ब्लूप्रिंट जो होता है वो इंडिकेट करता है जी किस काइंड की स्किल है, उसमें कितना बैलेंस है, उसमें क्या चीज़ मुहैया की जाती है, कौन सा आइटम सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हम टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आइटम फॉर्मेट बताता है ब्लूप्रिंट को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं जी आइटम डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए, आइटम फॉर्मेट को लिखने के लिए। राइट विथ क्लियर टर्मिनोलॉजी, क्लियर स्टेटमेंट, अवॉइड कंफ्यूजन, कीप ईच आइटम सेपरेट, कंप्लीट रिक्वायरमेंट, करेक्ट ग्रामर। और हर वो चीज़ जो कि आप समझ सकते हैं एक अच्छे चीज़ को लिखने के लिए होती है, वही चीज़ आप आइटम डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब देखते हैं जी ऐसे टेस्ट या इजी टेस्ट, सॉरी इजी टेस्ट था तो आइटम था, तो हम कहते हैं कि ये एक एग्जामिन करने के लिए होता है कि कैसे अराइव करता है एक आंसर, हम कैसे टेस्ट को राइट कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या एक एबिलिटी प्रोड्यूस करता है, गुड एग्जाम्पल प्रोड्यूस करता है, हम कैसे एक अच्छे चीज़ मवाद को जनरेट कर सकते हैं।
मार्किंग स्कीम्स में इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था। अब देखें, आप एक टेस्ट बना रहे हैं ना, तो आप असेसमेंट के बारे में बात करें। हम लोगों ने असेसमेंट वाले लेक्चर में ये सारा काम किया था। तो जो चीज़ बेस्ट क्लियर कर दे, कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये क्वेश्चन है इतने मार्क्स का है और ये इतने मार्क्स का है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जी, इन द एंड ऑफ द लेसन, लेसन नंबर 45, इट इज़ द एंड ऑफ दैट कोर्स। आज ये आखिरी वीडियो है मेरी आपके साथ इस एजुकेशन 405 की दुनिया का एक आखिरी दरवाज़ा, लेसन नंबर 45। फिर हम इससे बाहर निकल जाएंगे, यानी कि इसे ख़त्म कर देंगे। होप सो आपको पसंद आई होंगी मेरी सारी वीडियोस। यहाँ तक का सफ़र था, आज ये सफ़र तमाम होने वाला है। आउटकम्स ऑफ असेसमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा अटैम्प्ट करेंगे पेपर्स को। असेसमेंट याद रखें, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है ना, आप उसका सिनोनिम निकाल लिया करें। बहुत आसान होता है सिनोनिम निकालना, बट थोड़े सा आपको दिमाग चलाना होता है। आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं, आप कॉपी करें असेसमेंट को, फिर उसे कॉपी जब कर लेते हैं, मैंने इसे कॉपी करना था, मैंने इसे काट दिया है, तो आप उसे जाकर चेक करते हैं। आप उसे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करेंगे माउस के साथ, तो आपके पास एक ऑप्शन, एक बार एक टेबल ओपन हो जाता है। वहाँ पे सिनोनिम लिखा होता है, आप सिनोनिम पे जाएं। सिनोनिम बेसिकली उसी चीज़ का हम आवाज़ दूसरे अल्फाज, यानी उनके मतलब होते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या चीज़ है, तो आपको पेपर अटैम्प्ट करने के लिए काफ़ी आसान होगा ये सारा चीज़ें। असेसमेंट हम जजमेंट को कहते हैं। असेसमेंट से हमें क्या मिलता है जी? ये एक हमें बताता है कि लर्नर ने कितना टारगेट अचीव कर लिया, किस चीज़ में उससे अबूर हासिल हो गया, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो कम रह गया, यानी उसे थोड़ा समझ आया। असेसमेंट जो अप्रोच होती है ना, वो प्रमोट करती हैं लर्नर एंगेजमेंट, यानी बच्चा कितना ज़्यादा एंगेज कर रहा है सब्जेक्ट के अंदर, इस कोर्स के साथ। इंकरेज करता है जी लर्नर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी ला सके अपनी लर्निंग में। असेसमेंट में जब हमने देखा था ना, तो हमने देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव असेसमेंट भी हो रही होती है। उसके बाद है जी टॉपिक 267, लर्नर स्किल्स। असेसमेंट काइंडली गाइस देखें, अब आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेरे साथ सफ़र तय कर लिया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बहुत कम सब्सक्रिप्शन है अभी मेरे पास, और स्किप मत किया करें और वीडियो को लाइव देखा करें। असेसमेंट, अब इतना हक तो मैं रखती हूँ ना कि आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव मेरी वीडियोस देखें, ताकि कुछ तो मुझे भी हासिल हो इससे। अदरवाइज असेसमेंट जो होता है वो प्रमोट करता है लर्नर एंगेजमेंट। वही बात जो कि हमने पीछे की थी कि असेसमेंट जो है वो प्रमोट करेगा एंगेजमेंट, इनकरेज करेगा लर्नर को वो अपने इम्प्रूव कर सके ना स्किल्स को। अब लर्नर स्किल्स में क्या क्या आता है? बोलने का अंदाज, लिखने का अंदाज, सुनने का अंदाज, सोचने का अंदाज, ये वो सारी स्किल्स हैं जो कि असेसमेंट के थ्रू इम्प्रूव की जा सकती हैं। अब लर्नर नॉलेज कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? जब हम इन्हांस करते हैं ना अपने नॉलेज को विद द हेल्प ऑफ असेसमेंट, तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट मटेरियल्स और टेक्निक जो कि हमारे सामने आते हैं, हमें पता चलता है मुख्तलिफ टेक्निक्स हम अपनाते हैं, मटेरियल्स यूज़ करते हैं। अब इससे क्या होता है? ये हमारी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं ना, ये इन्हें पॉलिश कर देता है, इम्प्रूव हो जाता है ना हमारा नॉलेज, जिसकी वजह से हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं। तो ये इस तरह होता है जी इसमें लर्नर नॉलेज में। अब गाइडिंग टीचिंग, अब टीचर के थ्रू अगर हम टीचर के अकॉर्डिंग बात करें या पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम कहेंगे कि असेसमेंट जो होती है वो गाइड करती है टीचर को कि किस तरह उसने टीचिंग करनी है, कौन सा ऐसा मटेरियल यूज़ करना है और टेक्निक यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट है, उसके पास एक पिक्चर है अबाउट लर्निंग क्वालिटी, तो टीचर को पता होना चाहिए कि वो कैसे एज अ टीचर परफॉर्म करेगी, तो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। टॉपिक है जी 270, दैट इज़ द लास्ट टॉपिक। होप्स आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेसन नंबर 270 है जी इन्वॉल्विंग मैनी पार्टीज़। असेसमेंट जो होती है वो मुख्तलिफ पार्टीज़ को इन्वॉल्व करती है थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, अब जब मैंने बात की थी ना थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो किस तरह होगा? एग्जांपल देखते हैं। तो जब एक टीचर है ना, वो डायरेक्ट पार्टी है।
अब हम प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो वो भी एक डायरेक्ट पार्टी है, बट जो कि सिटिंग इन द फाइनेंस ऑफिस में जो बंदे बैठे होते हैं ना, या जो पब्लिश कर रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर, वो इनडायरेक्ट पार्टीज हैं। होप सो आपको ये समझ आएगा कि डायरेक्ट कौन है। वो जो आपके डायरेक्ट आप पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। और जो कि वो लोग जो कि एक हेल्प तो कर रहे होते हैं आपकी, बट वो आप पे असरअंदाज नहीं हो रहे होते। उनका होना ना होना आपके नज़दीक इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो होते हैं जी इनडायरेक्ट पार्टीज। तो होप सो आपको समझ आया होगा। आज जी हमारी लास्ट वीडियो थी। आगे मैं कहती थी कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बट आज ये है जी कि ये आपका इख्तिताम था इस सफ़र का। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, हर चीज़ आपकी क्लियर होगी होगी। मिलते हैं जी एक नई दुनिया में, एक नए सफ़र के साथ मैं आपको मिलूंगी, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।